अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहाद यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त campus.pk पे केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और घर में अपनी जो ज़िंदगी है, जो अपनी लाइफ है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। देखो, ये जो आप लोगों को इस वक्त टाइम मिला हुआ है, ये आपके लिए एक वाइटल टाइम है। वाइटल टाइम से बात किस तरीके से, क्यों मैं वाइटल टाइम इसको कह रहा हूँ, रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न यही है कि देखो, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपने जो है पेरेंट्स को बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हैं, बहुत जो है ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अपने बहन भाई को जो है बहुत अच्छा जो है मतलब एक बेहतर और बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, उनके गिले शिकवे को जो है सुन सकते हैं। क्योंकि पहले देखो ये होता था कि आप स्कूल ओपन थे, ठीक है, आप स्कूल जाया करते थे, स्कूल से आके जी हमने फिर कहीं जो है ट्यूशन वगैरह कहीं जो है सेंटर में पढ़ने जाना है, सो वहाँ चले गए, रात को वापस आए, अपना होमवर्क किया, फिर सो गए। सो ये लाइफ थी। लेकिन अब आपके पास सारा टाइम जो है वो घर पर है, सो आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। आप जो है आपस में दूसरे मतलब बहन भाई और जो है तमाम जो आपकी फैमिली है, ठीक है, उसको बहुत अच्छा टाइम दे सकते हैं। सो आपने इस जो है टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ देखो, ये एक वाइटल टाइम इस तरह से भी है कि अभी आपके कॉलेजेस ओपन नहीं हुए और हमने जो है आपकी प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। सो हम आपका जब तक आपके कॉलेज ओपन होंगे तब तक जो है हम आपका अच्छा खासा कोर्स कंप्लीट करवा चुके होंगे और आपका जो है मतलब कोर्स अच्छा खासा कंप्लीट हुआ होगा, तो आपकी प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत हुई होगी। सो आप जो है बाकी जितने भी जो आपके क्लास फेलोज होंगे उनसे काफ़ी सुपीरियर जो है कंसीडर करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता होगा, ठीक है भाई। सो ये मैंने आपसे कहा कि बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको यूटिलाइज करें। देखो, हम बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पर देखिए बर्डन ना आए, आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते रहें, साथ में जो है कुछ ना कुछ आप पढ़ते भी रहें, आपकी एजुकेशन भी आगे चलती रहे। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हाफ टॉपिक होता है या कंप्लीट एक टॉपिक होता है, वो आप उसी दिन कर दिया करें, उसी दिन उसको प्रिपेयर भी कर लिया करें, ताकि ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है साथ साथ फ्रेश होते जाएंगे और बिल्ड होते जाएंगे और उसकी बेस पर फिर आप जो है जब भी आपका पेपर आएगा सो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। सो आपने जो है इस टाइम को बहुत अच्छे से और बहुत प्रोग्रेसिवली तौर पर आपने इसका इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन तमाम बातों पर अमल भी करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हम आयंस के मुतालिक बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि आयंस का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो इन दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो कोई एक एटम लूज करे या गेन करे, दोनों सूरतों में इस पे चार्ज आएगा और चार्ज कैरी करने वाली जो स्पीशी होती है इसको हम कहते हैं ये कहलाता है आयन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा, ठीक है जी। जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, दोनों सूरतों में क्या आएगा? उस पर चार्ज आ जाएगा एटम के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए किसी भी एटम के ऊपर तो उसे हम आयन कहते हैं। अब आयन होते हैं दो तरह के, केटाइंस और एनाइंस। केटाइंस और एनाइंस दो तरह के हमारे पास आयंस होते हैं। हम इनको डिफाइन भी करेंगे और इसके बाद इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हम इनके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंपैरिजन के थ्रू राइट करेंगे, वो भी आपने अपने पास राइट करना है। साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है भाई। हम पहले केटाइन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसे हम केटाइन कहते हैं। उसको हम वर्बली ऐसे लिख सकते हैं, कि अगर हम पॉइंट शक्ल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि whenever we have an atom which is A कोई भी हो सकता है, हम जनरली जो है कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। सो A कोई एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे आ गया चार्ज क्या? +1, ठीक है। सो +1 चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक हो गया। यानी एक एटम था A, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास इससे रिलेटेड क्या होगा कि हम कहते हैं कि कोई एक एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। यानी अब देखो, मैंने n मेंशन किया है, n का मतलब कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। यानी अगर 6 इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लूज करता है तो उसे +6 चार्ज आ जाएगा। अगर कोई 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +5 चार्ज आ जाएगा। सो अगर किसी ने n इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उस पर +n चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज को केटाइन कहते हैं। अगर जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई एटम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है अकोमोडेट हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा, उस पर लग जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने बात कही, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम कहते हैं कि ये जो केटाइन फॉर्मेशन का प्रोसेस है,
यानी हम कहते हैं जब भी हमने क्या करना हो, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करवाना हो, ठीक है, सो हमेशा हमें उसकी एनर्जी देनी पड़ती है, उसके लिए एनर्जी जो है हमें उसको सप्लाई करना पड़ती है। सो हमेशा केटायन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है, ठीक है जी। केटायन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है जी। केटायन फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि द प्रोसेस, ठीक है, इन विच वी ऐड एनर्जी, ठीक है। हम कहते हैं किसी प्रोसेस को कंप्लीट आउट करने के लिए, किसी एक प्रोसेस को जो है हम क्या करते हैं आगे कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी डिलीवर करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोसेस हमारे पास होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या, इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के जो है क्वेश्चंस भी लूं, सो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ठीक है जी, तो अभी जो है आपके अब जो है हम क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। यहाँ 3 पॉइंट्स मैंने राइट किए हुए हैं, इस हवाले से अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं जी। अब मैं आपके जो है वो क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स मेरे पास डिस्प्ले हैं, तो अगर आप यहाँ तक मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मेटल के हवाले से मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी तक यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, आपने मुझसे कुछ पूछना हो क्वेश्चन इन पॉइंट्स के हवाले से आप मुझसे पूछेंगे तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो केटायन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, अच्छा सर ये एंडोथर्मिक कैसे है, राफे मैं आपको बताऊं कि एंडोथर्मिक इसको हम ऐसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं एनर्जी जो है इसमें जो है क्या कहते हैं हमें प्रोवाइड क्यों करना पड़ती है, रीजन यही है। देखो ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिटल, ये उसका सेकंड लेट्स सपोज ऑर्बिटल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, हम चाहते हैं कि हम जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दें। सो ये रिमूव कब होगा कि हम जब इसको इनफ एनर्जी प्रोवाइड करें, जब इनफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। देखें जरा मेरा ऑर्बिटल भी जो है वो टेढ़ा बना, उसको ठीक कर लेते हैं, बिल्कुल समहाउ बेहतर है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाऊं, सो मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी कि जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देगी फ्रॉम किससे भी, इस ऑर्बिटल की एनर्जी से। क्योंकि देखो हम ये बात कहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी ऑर्बिटल का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में सिर्फ उस वक्त रिवॉल्व करता है कि जब इलेक्ट्रॉन के पास उस ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट एनर्जी हो, ठीक है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को रिमूव इस ऑर्बिटल से रिमूव होगा, इस ऑर्बिटल को छोड़ेगा, तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि हम जब उसकी एनर्जी को बढ़ा दें, उस ऑर्बिटल से ज्यादा उसकी एनर्जी कर दें, उसको सप्लाई कर दें एनर्जी। सो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम दिस ऑर्बिटल रिमूव करवा सकें, ठीक है जी। क्वेश्चन अगर आपका है यहाँ तक एंडोथर्मिक का प्रोसेस अगर आपको समझ आ चुका है तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे, सर क्या n की जगह पर 6 हो सकता है? एग्जैक्टली अगर 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं तो 6 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है राबिया, मैं कर देता हूं रिप्लाई, कोई इश्यू नहीं है जी। सो आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर है, एंडोथर्मिक के प्रोसेस की भी समझ आ चुकी है। तो मैं आगे चलूंगा और नेक्स्ट पॉइंट राइट करूंगा। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हमारे पास केटायन फॉर्मेशन की जो एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक क्या है, मैंने आपको बताया कि एंडोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी प्रोसेस को कंप्लीट आउट करने के लिए, यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, इसलिए इसको हम एंडोथर्मिक का नाम देते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम कह रहे थे कि हम केटायन की बात कर रहे हैं। सो केटायन की एग्जांपल हम क्या कोट करेंगे? सो जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स आर ऑलवेज, ठीक है, फॉर्म मेटल्स ऑलवेज फॉर्म केटायंस, ठीक है। मेटल से कहते हैं भी हमेशा केटायंस की फॉर्मेशन करते हैं। सो मेटल्स जो है एग्जांपल के तौर पे हम कोट कर सकते हैं किस फॉर्म, यानी किसमें, केटायंस के अंदर सर ऑर्बिटल में एनर्जी होती है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, हर एक ऑर्बिटल की स्पेसिफिक एनर्जी होती है।
फैजान हम बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईद के बाद हम उर्दू की क्लासेस को भी स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, सो मैंने आपसे कहा कि जो है मेटल जो है वो क्या करते हैं, हमेशा वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, सो उनको हम एज एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हैं केटायंस के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है अब इसके अगेंस्ट हम कुछ बात कर लेते हैं एनायन की, और वहां पर जो है यही जो पॉइंट हमने यहाँ राइट किए इसके बिल्कुल अगेंस्ट वो वाले पॉइंट जो कि एनायन को रिलेट करते हैं वो हम राइट कर लेते हैं। एनायन की हम इस वक्त बात करेंगे। अगर हम एनायन की बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट हमारे पास, जैसे वहां हमने कहा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन गेन से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब भी किसी एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम कहते हैं कि ये एनायन फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एक एनायन बन चुका है, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, ठीक हो गया। जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम एनायन कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं क्या है, सेकंड पॉइंट हम कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है भाई। जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम यहां पर कहते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम ने गेन किए हैं तो सिर्फ -5 आ जाएगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो -6 आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, कोई एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सो चार्ज उतना ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम कहते हैं कि जो एनायन फॉर्मेशन का प्रोसेस है इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक बट फॉर यूनिनेगेटिव। यूनिनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसका देखो, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है, यूनिटी, ठीक हो गया। यूनि मींस वन, यूनिटी, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि यूनि नेगेटिव आयन का मतलब होगा कि वो आयन, वो एनायन, वो नेगेटिव चार्ज जो -1 चार्ज कैरी करेगा, इसे हम यूनि नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। द एनायन, ठीक है, विच कैरी -1 चार्ज, इट इज कॉल्ड एज यूनि नेगेटिव आयन, ठीक है जी। और यूनि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इसको जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एटम है जिसपे ये पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस है और ये उसका ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज, ठीक हो गया। अब सर यूनि नेगेटिव आयन का क्या होता है, सो मैंने आपको बताया यूनि नेगेटिव का मतलब होता है कि द एनायन दैट कैरीज -1 चार्ज, ठीक है, यानी एक -1 चार्ज कैरी करने वाला जो हमारे पास एनायन होगा उसको हम यूनि नेगेटिव आयन कहते हैं। आप लोग आपस में जब डिस्कशन करते हैं सो उससे इरिटेशन होती है बाकी स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आप लोग आपस में इस तरह से डिस्कशन करेंगे सो आपको फिर यही होगा कि जो पीछे बैकएंड मौजूद हमारे जो मेंबर्स हैं वो आपको ब्लॉक कर देंगे। और फैजान आप एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, सो इसको बत रिपीट करें। मैं आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको कर चुका हूँ कि जब भी 6 इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम गेन करेगा सो उस पर +6 चार्ज आएगा। सर पता कैसे चलेगा कि किसने गेन करना है? शुएब, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेटल्स हैं और यहाँ हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, तो मेटल और नॉन मेटल का तो हमें पता चल जाता है ना कि कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं। सर जिस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी होगी उस ऑर्बिट में वो ही इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी ऑर्बिट के इक्वल होगी। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सो मैं आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने लगा था कि यूनि नेगेटिव ही क्यों जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा आयन हो जिसमें कि जो चार्ज है उसके ऊपर वो -1 के बजाय -2 हो जाए, -3 हो जाए, सो इस सूरत में क्या होगा? अगर लेट्स सपोज ये एक एटम है जो कि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पर जो है इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेट्स सपोज, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस एटम से बहुत बाहर है। अभी आपने कहा भी, हाँ ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक ऑर्बिट में उस वक्त होता है जब उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट की इक्वल होती है। सो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का हिस्सा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट से ज्यादा है। सर जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी तब भी चाहिए होती है। मैं आपको बताने लगा था, फिर भी आप जरा गौर करिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का हिस्सा नहीं है, इट मीन्स के इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट से ज्यादा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो इसमें ऐड हो जाए तो जो इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये रिलीज करेगा और फिर ये इस एटम का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की? अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो कि उस एटम का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इस ऑर्बिटल का हिस्सा नहीं है तो इसकी एनर्जी इस ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा है।
अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हिस्सा आना चाहता है, इसमें ऐड होना चाहता है, तो इसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करना पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा और फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सो मींस आउट, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी वो प्रोसेस जिसमें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, निकले, ठीक है, बाहर आए, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो, जिसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन की एडिशन का जो प्रोसेस है किसी एक न्यूट्रल एटम के अंदर, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक तौर पे ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो पहले रिलीज करता है, फिर वो ऐड होता है किसी ऑर्बिटल के अंदर किसी एटम के। ठीक हो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर ऐड हो गया, अब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, इस एज अ होल इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये यूनिनेगेटिव आयन है, यानी इस पे -1 चार्ज है, इसको हम यूनिनेगेटिव आयन कहते हैं। अगर मैं इसके अंदर जो है एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूंगा, सो इस चार्ज के ऊपर, यानी इस आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस एनायन को रिपेल करेगा, ठीक है। सो इस रिपल्शन की फोर्स को खत्म करना होगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। सो इस रिपल्शन की फोर्स को खत्म करने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिनेगेटिव के बाद जो भी आयन बनेगा, यानी कि -2 चार्ज कैरी करने वाला आयन, -3 चार्ज कैरी करने वाला आयन, -4 चार्ज कैरी करने वाला आयन जो होगा, इस प्रोसेस, यानी इस तरह के आयन फॉर्मेशन के लिए हम कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आइए आप लोगों को। मैंने आपसे कहा कि अगर एक दफा एक आयन आ चुका है, नहीं एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, माइनस चार्ज उस पर आ चुका है, सो हम कहते हैं कि ये अब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहेंगे, सो ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये आयन भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब तक ये रिपल्शन की फोर्स खत्म नहीं होगी, हम कहते हैं तब तक ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता, और जब तक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी इस रिपल्शन की फोर्स को खत्म करने के लिए। सो आपको ये बात समझ आ गई है? ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लैरिफाई हो चुकी है। सो जस्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो यूनिनेगेटिव आयन के लिए ही होता है। जी बिल्कुल, सेकेंड ईयर हम जो है नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट करेंगे, ईद के बाद से ही स्टार्ट करेंगे, आपको फाइनल डेट बता देंगे। अच्छा, यहां मैंने कहा था कि मेटल, तो यहां पर क्या होगा कि नॉन मेटल जितने भी हैं, दे ऑलवेज फॉर्म, नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म एनायंस, ठीक है, एनायन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब भी हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, सो नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इनकी फॉर्मेशन एनायन जो है, उस एग्जांपल के तौर पे हम जो है रखते हैं, एनायन जो है नॉन मेटल्स दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन टू मेक एनायंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको शोएब के डिपेंड करता है कि मेटल है या नॉन मेटल एटम। ठीक है, मेटल होगा तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर नॉन मेटल होगा तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। सो क्वेश्चन अगर आपका यहां तक हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक हमारा मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक एक पॉइंट रह चुका है जो कि रिलेटेड टू रेडिकल है, वो मैं आपको कल समझाऊंगा रेडिकल के हवाले से, और उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा। यहां तक आपने मुझसे कुछ भी पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको कहा कि ये पॉइंट्स आप अपने पास राइट कर लेंगे, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये एक्सट्रैक्ट है इस टॉपिक का। सो अगर आप अपने पास राइट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको जो है ब्रीफ करना, या इसको दोबारा से रिवाइज करना, और इसको कहीं पर राइट करना। ठीक है, बाकी जो है आप लेक्चर के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, रेट जरूर कीजिएगा। आपकी सजेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, और बहुत अच्छा लगता है अगर आप जो है कुछ चीज़ सजेस्ट करते हैं हमें। बाकी जो है इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में आप जरूर याद रखेंगे। कल इंशाल्लाह जो है आपसे वापस जो है मुलाकात होगी, सो उसमें हम आगे चलेंगे, आयन से रिलेटेड और कुछ बात करेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।